दोस्तों, ईसा पूर्व 326 में सिकंदर ने भारत पर आक्रमण कर भारत का पश्चिम क्षेत्र जीत लिया था। लेकिन मगध पर आक्रमण करने से पहले ही उसके सैनिकों ने आगे बढ़ने से मना कर दिया और सिकंदर को मजबूरन अपना अभियान अधूरा छोड़ना पड़ा। सिकंदर का यह अभियान तो अधूरा रहा, लेकिन भारत के बिखरे संगठित शासकों के लिए यह एक भारी सबक था। विदेशी आक्रमण से अपनी भूमि और संस्कृति की रक्षा करने के लिए भारत में सुसंगठित शक्ति की आवश्यकता को आचार्य चाणक्य ने पहचान लिया और चंद्रगुप्त की सहायता से उन्होंने मगध में सत्ता का परिवर्तन किया। इसी व्रत पर आधारित चाणक्य और चंद्रगुप्त से जुड़ी कई सारी किंवदंतियां आज भी लोगों में प्रचलित हैं। लेकिन इतिहास की दृष्टि से इस विषय को समझने के लिए हमें समकालीन स्रोतों को जानना और पुरातात्विक स्रोतों के माध्यम से उनकी पुष्टि करना बहुत ही आवश्यक हो जाता है। इसीलिए अगर हम साहित्यिक स्रोतों की बात करें तो इस काल के संदर्भ में हमें कौटिल्य का अर्थशास्त्र, मेगास्थनीज का इंडिका, विशाखादत्त का मुद्रा राक्षस, बौद्ध ग्रंथ दीपवंश एवं महावंश और बौद्ध जैन ग्रंथों के माध्यम से हमें काफी जानकारी प्राप्त हो जाती है। इसी के साथ अशोक के स्तंभ, शिलालेख, रुद्र दमन का जूनागढ़ अभिलेख, मौर्य भवन, स्तूप, गुफाएं और मृदभांड, इन पुरातात्विक स्रोतों के माध्यम से हमें काफी जानकारी प्राप्त हो जाती है। विशाखदत्त द्वारा रचित मुद्रा राक्षस के अनुसार दक्षिण के आचार्य चाणक्य, जिन्हें हम कौटिल्य तथा विष्णुगुप्त के नाम से भी जानते हैं, उन्हें नंद वंश के आखिरी और अत्याचारी शासक धनानंद ने भरे दरबार में अपमानित किया। अपने इसी अपमान का बदला लेने के लिए चाणक्य ने नंद वंश के पूरे समूह को नष्ट करने का प्रण लिया और अपने इसी प्रण को पूरा करने के लिए उन्होंने चंद्रगुप्त नामक एक वीर बालक का सहारा लिया। शूद्र कुल में जन्मे चंद्रगुप्त को चाणक्य ने राजनीति की शिक्षा दी और उसी से प्रेरित होकर चंद्रगुप्त ने सैन्य शक्ति का गठन किया। महावंश टीका के अनुसार चंद्रगुप्त मौर्य ने आरंभ में ही सीधे नंद वंश साम्राज्य के मध्य भाग पर आक्रमण किया, किंतु शीघ्र ही उन्हें अपनी कमियों का पता चला और फिर उन्होंने अपनी नीतियों में बदलाव करते हुए सीमांत प्रदेशों से नई आक्रमण नीति को अपनाया। उन्होंने हिमालय प्रदेश के राजा प्रवर्तक के साथ संधि करके सर्वप्रथम उत्तर पश्चिम क्षेत्र अर्थात पंजाब को जीता और वहां अपनी स्थिति को मजबूत किया। यूनानी इतिहासकार पुटाक के अनुसार सिकंदर के भारत अभियान के दौरान चंद्रगुप्त ने सिकंदर को नंदों के विरुद्ध युद्ध के लिए भड़काया। वहीं यूनानी इतिहासकार जस्टिन के अनुसार 330 ईसा पूर्व में सिकंदर की मृत्यु के पश्चात चंद्रगुप्त ने यवनों के विरुद्ध अभियान को तुरंत ही आरंभ किया था। पुटाक ने चंद्रगुप्त मौर्य का वर्णन एनोकोटस और जस्टिस ने चंद्रगुप्त मौर्य का वर्णन सेनोकुटस नाम से किया। इन दोनों ही इतिहासकारों के वर्णन से हमें एक बात स्पष्ट रूप से पता चल जाती है कि चंद्रगुप्त मौर्य शुरू से ही संपूर्ण भारत को नंदों और यवनों के अत्याचार से मुक्त कराना चाहते थे और इसी दिशा में आगे बढ़ते हुए उन्होंने 322 ईसा पूर्व पाटलिपुत्र को घेर लिया था और धनानंद को परास्त कर अपने आप को मगध के उत्तराधिकारी के रूप में स्थापित कर दिया था। मुद्रा राक्षस में चंद्रगुप्त मौर्य और चाणक्य की इसी राजनीतिक सफलता का अभूतपूर्व वर्णन किया गया है। विशाखदत्त ने इस नाटक में नंदवंश का नाश, चंद्रगुप्त मौर्य का राजारोहण, मंत्री राक्षस का सक्रिय विरोध, चाणक्य की सजग राजनीति और अंततः मंत्री राक्षस द्वारा चंद्रगुप्त मौर्य के प्रभुत्व की स्वीकृति का रोचक वर्णन किया है। मगध पर मौर्य साम्राज्य की स्थापना करने वाले चंद्रगुप्त मौर्य को मुद्रा राक्षस सहित पुराणादि ब्रह्म साहित्य में शुद्ध कुल का माना गया है, लेकिन बौद्ध आदि जैन ग्रंथों में उन्हें मौर्य क्षत्रिय कहा गया है। 322 ईसा पूर्व सीतापुर में केवल 25 वर्ष की आयु में मगध की राजगद्दी को संभालने वाले चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने प्रधानमंत्री चाणक्य की सहायता से मगध में राज्य चक्रों के सिद्धांतों को लागू किया। शक, यमन, किरात, कंबोज आदि शस्त्रों सीमित श्रेणियों के साथ
चंद्रगुप्त ने विशाल सेना का निर्माण किया और पश्चिमी पंजाब और सिंध के यवन शत्रुओं को मारकर उनका प्रांत मगध साम्राज्य के अधीन कर लिया। प्लूटार्क ने वर्णन किया है कि सेंड्रोकोटस अर्थात चंद्रगुप्त ने 6 लाख की सेना लेकर संपूर्ण भारत को रौंद डाला था, जिस कारण चंद्रगुप्त मौर्य का साम्राज्य हिंदू कुश पर्वतों से लेकर उत्तर में कश्मीर, पूर्व में नेपाल, बांग्लादेश, दक्षिण में आंध्र कर्नाटक और पश्चिम में सौराष्ट्र तक फैल गया था। चंद्रगुप्त मौर्य के दक्षिण विजय की जानकारी हमें अशोक के अभिलेखों के साथ साथ तमिल ग्रंथ अहानूर और मुर्नानूर से मिलती है। बंगाल विजय की जानकारी हमें महास्थान अभिलेख से प्राप्त होती है। इसी के साथ सौराष्ट्र विजय की जानकारी हमें रुद्रदामन जूनागढ़ अभिलेखों से प्राप्त होती है। चंद्रगुप्त मौर्य का अंतिम युद्ध सिकंदर के सेनापति तथा उनके समकालीन सीरिया के ग्रीक सम्राट सेल्यूकस निकेतन के साथ हुआ था। अंग्रेज इतिहासकार जिस्टिन के उल्लेखों से प्रमाणित होता है कि सिकंदर की मृत्यु के बाद सेल्यूकस को सिकंदर के साम्राज्य का पूर्व भाग उत्तराधिकार में प्राप्त हुआ था और इसीलिए सेल्यूकस अब सिकंदर की भारत विजय की अधूरी कहानी को पूरा करने के लिए 305 ईसा पूर्व में भारत की तरफ बढ़ा और सिंधु नदी के किनारे आकर उपस्थित हुआ। किंतु भारत की राजनीतिक स्थितियां अब पहले से काफी बदल चुकी थी। भारत अब एक संगठित और शक्तिशाली शासक के नेतृत्व में आ चुका था। सिंधु नदी के किनारे चंद्रगुप्त मौर्य और सेल्यूकस के बीच युद्ध हुआ। इस युद्ध में चंद्रगुप्त मौर्य की शक्ति के सामने सेल्यूकस को झुकना पड़ा। फिर इन दोनों के बीच संधि हुई और उस संधि में सेल्यूकस को हेरात, कंधार, काबुल, बलूचिस्तान के साथ साथ अपनी पुत्री हेलेना का विवाह भी चंद्रगुप्त मौर्य के साथ करना पड़ा। इस संधि के कारण मौर्यों के यूनानियों के साथ पारिवारिक संबंध स्थापित हुए। इन्हीं संबंधों को स्थायित्व प्रदान करने के लिए सेल्यूकस ने मेगास्थनीस नाम का एक दूत चंद्रगुप्त के दरबार में भेजा। यह 304 ईसा पूर्व से लेकर 299 ईसा पूर्व तक चंद्रगुप्त के दरबार में रहे। मेगास्थनीस ने अपने इस अनुभव को इंडिका नामक ग्रंथ में वर्णित किया था। चंद्रगुप्त मौर्य ने भी इस संधि के बदले सेल्यूकस को 500 हाथी भेंट में दिए थे। यूनानियों पर चंद्रगुप्त मौर्य की विजय की इस घटना को भारतीय इतिहास में बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान दिया गया है, क्योंकि इस विजय के पश्चात चंद्रगुप्त मौर्य का साम्राज्य अब उत्तर पश्चिम में ईरान से लेकर पूर्व में बंगाल तक, तो उत्तर में कश्मीर से लेकर दक्षिण में कर्नाटक, मैसूर तक फैल चुका था। अपने जीवन के अंतिम चरण में चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने पुत्र के पक्ष में सिंहासन छोड़ा और वे जैन मुनि भद्रबाहु से जैन धर्म की दीक्षा लेकर श्रवणबेलगोला मैसूर चले गए और वहीं पर 298 ईसा पूर्व में उन्होंने सलेखना उपवास विधि के द्वारा अपने शरीर को त्याग दिया। मौर्य साम्राज्य की स्थापना करने वाले चंद्रगुप्त मौर्य प्राचीन भारत के एक महान सम्राट थे। संपूर्ण भारत को एक क्षेत्र के अधीन लाने वाले चंद्रगुप्त मौर्य के पश्चात उनके पुत्र बिंदुसार और बिंदुसार के पश्चात उनके पुत्र अशोक ने उनके कार्य को आगे बढ़ाया। आज के वीडियो में बस इतना ही। दोस्तों, आपको ये जानकारी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर कीजिएगा और ऐसी और जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा।